पशुपालन एक प्राचीन व्यवस्था है जिसे आज भी पशुपालक भाई अपनाकर काफ़ी उन्नति कर रहे हैं। लेकिन पशुपालकों में एक ऐसा भी वर्ग है जिन्हें पशुपालन के तरीकों का सही से जानकारी नहीं है। इस कारण उन्हें मन मुताबिक फ़ायदा नहीं मिल रहा, जैसे दूध की उत्पादकता में कमी आ जाना, पशुओं का समय से गर्भधारण नहीं करना, साथ ही कई बार रोगों का सामना करना। इसलिए आज हम आपको पशुपालन के प्रमुख बातों के विषय में बताने जा रहे हैं, ताकि समय रहते आप नुकसान से बच सकें और गोपालन को समृद्धि का साधन बना सकें। प्राचीन काल से ही हम सभी लोग गाय पालन करते आ रहे हैं, लेकिन अब समय के साथ साथ जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है उसके साथ साथ और जो हमारी दूध की उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए हम सभी लोग धीरे धीरे गायों में जो देसी नस्ल थे उससे हम संकर नस्ल और विदेशी नस्ल की गायों के पालन पर शिफ्ट करते जा रहे हैं। लेकिन जो वातावरण में परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन के अनुकूल हमें कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती है, जिससे कि हमारे जो देसी नस्ल हैं उनकी अपेक्षा कुछ खास ध्यान देने पड़ते हैं, जिससे हमारे संकर नस्ल की गाय और विदेशी नस्ल की गाय का रखरखाव हम कर सकें। सबसे पहले बात नस्लों के चुनाव के बारे में। दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पशुपालक भाई संकर किस्म या विदेशी नस्ल की पशुओं को पालन कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांव के वातावरण के लिए जर्सी या फ्रीजियन या कहें तो विदेशी नस्ल सही नहीं बैठ पाती, क्योंकि इन नस्लों के प्रजनन नीति के अनुसार गांव का वातावरण अनुकूल है। साथ ही इसके अलावे दूध की खूबियों की बात करें तो जर्सी नस्ल की गायों के दूध भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए हॉस्टिंग फ्रीजियन नस्ल की गाय अच्छी मानी जाती है। खासकर डेयरी व्यवसाय के लिए हॉस्टिंग फ्रीजियन नस्ल की गाय उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि इस नस्ल की दूध की उत्पादन क्षमता जर्सी नस्ल की गायों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। प्रजनन नीति के अनुसार ही ये दोनों नस्ल जर्सी और हॉस्टिंग फ्रीजियन नस्ल की गायों को बिहार के वातावरण के लिए उपयुक्त माना गया है। उसमें सबसे पहले जो हम देहाती इलाके और जो शहरी इलाके हैं उनके लिए सलाह देना चाहेंगे कि देहाती इलाके में जो हमारे बिहार की पशुपालन के प्रति प्रजनन नीति है उसके अनुसार हमें जर्सी नस्ल की गायों का पालन ज़्यादा अच्छा होता है, और जहाँ तक दूध की क्वालिटी का सवाल है उसके हिसाब से भी फैट परसेंटेज जर्सी नस्ल की गायों में अधिक होता है। भारत और बिहार का वातावरण है उसके प्रति उनकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी पाई गई है। और उसी प्रजनन नीति के अनुसार जो शहरी क्षेत्र हैं जहाँ की हम ऑर्गेनाइज डेयरिंग करते हैं वहाँ के लिए हॉस्टिन फ्रीजियन नस्ल और उनके संकर नस्ल की गायों का पालन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हॉस्टिन फ्रीजियन नस्ल की जो गाय हैं वो दूध जर्सी की अपेक्षा ज़्यादा देती हैं और प्रति ब्यात उनमें दूध की क्षमता उनके अपेक्षा 1.5 से 2 गुना है। तो इसलिए जो हमारी प्रजनन नीति कहती है और जो बिहार सरकार की नीति है उसके अनुसार हम संकर नस्ल खास करके हॉस्टिन फ्रीजियन शहरी इलाकों के लिए और जर्सी नस्ल देहाती इलाकों के लिए पालन करना चाहेंगे। इन सभी बातों के बावजूद भी पशुपालक भाई एक समस्या से जूझते आ रहे हैं, वो है पशुओं का गर्भ नहीं होना और समय पर गर्भधारण नहीं करना। और यही कारण है कि पुराने पशुपालक भाई पशुपालन को छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय अपना रहे हैं। इस समस्या से निदान के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिस पर पशुपालक भाई ध्यान दें तो निश्चित ही गाय पालन को एक मुनाफे का व्यवसाय बना सकते हैं। पशुपालन के लिए सबसे मुख्य बात है पशु चारा और रहने की व्यवस्था। अगर रहने की बात करें तो पशुशाला शहर से दूर ना हो, जहां से कभी भी आने जाने की सुविधा हो। पशुशाला ऊंचे जगहों पर बना हो जिससे पशुशाला के आसपास पानी जमा न हो। पशुशाला के निर्माण में 2 तरीकों को अपनाए जाएं, एक हेड टू हेड सिस्टम
जिसे सिर से सिर की तरफ रखते हैं, और दूसरा टेल टू टेल सिस्टम, जिसे पूंछ से पूंछ की व्यवस्था भी कर सकते हैं। हेड टू हेड सिस्टम में पशु को आमने सामने रखा जाता है, साथ में बीच में चारा पानी रखा जाता है, यानी एक ही चारा दोनों तरफ के पशु खा सके। वहीं टेल टू टेल सिस्टम में पशु को एक दूसरे के विपरीत रखा जाता है, यानी दोनों तरफ के पशुओं का पूंछ एक साथ, और चारा पानी पशुशाला के बाहर की तरफ होता है। इन दोनों सिस्टम में टेल टू टेल सिस्टम ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पशुओं को स्वच्छ हवा मिलती है और पशु स्वस्थ रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सारी सावधानियां बरतने के बावजूद भी हमारे पशुपालक डेयरी के क्षेत्र में आम समस्या से ग्रसित रहते हैं। वो है हमारे पशुओं का हीट में न आना और साथ ही साथ गर्भ धारण न कर पाना, जिसके चलते अधिकांश ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेयरी पुराने लोग इस व्यवसाय से विमुख होते जा रहे हैं और नए लोग इस व्यवसाय से जुड़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रबंधन, गायों के प्रबंधन के पर ध्यान देना होगा, तभी हम इस समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहली बात आती है खाने पीने और रहने की व्यवस्था। तो रहने के लिए अगर आप देहाती क्षेत्र में हम लोग जो गाय पालन करते हैं, जिसमें कि 1, 2 या 4 गाय रखते हैं खुली प्रणाली से, कहीं पे हम नाद बना लिए वहाँ गाय रखे और उसको दिन में छाया में रखे, रात में खुले में ही रखते हैं। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है जहाँ की हम ऑर्गेनाइज डेयरिंग पालन करते हैं, उसमें गाय रखने की जो पशुशाला है, पशुशाला का निर्माण के समय से ही, पशुशाला के निर्माण के लिए जो स्थल चयन के समय से ही उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप सफल डेयरी पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप वैसे जगहों का चयन करें जो शहर से बहुत दूर नहीं हो, जहाँ कम्युनिकेशन का या रोड की सुविधा हो, और वो स्थान थोड़ा ऊंचा स्थान हो जहाँ की जल जमाव ना हो सके, और जहाँ से कि आप अपने दूध की मार्केटिंग आसानी से शहरों में कर सकें, तभी आपके द्वारा उत्पादित दूध का उचित मूल्य मिल सकेगा। आज हमारे पशुपालक देहाती क्षेत्रों में परेशान हैं, क्योंकि बिचौलिए के माध्यम से वो दूध का वितरण करते हैं और बीच का जो लाभ है वो पशुपालक को न मिलकर जो दहिहार या दूध बेचने वाले लोग हैं उसका लाभ वो ले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको स्वयं दूध की मार्केटिंग या दूध के विपणन पर ध्यान देंगे, तभी आपको लाभ हो सकता है। जहाँ तक पशुशाला निर्माण का सवाल है, तो वो उस स्थान ऐसा हो जो कि नीचे सामान्य से थोड़ा ऊंचा हो, और पशुशाला के निर्माण में हम 2 तरीके अपनाते हैं, एक हेड टू हेड सिस्टम और टेल टू टेल सिस्टम। हेड टू हेड सिस्टम का मतलब है कि एक आमने सामने नाद होता है, बीच में कॉमन स्पेस होता है जहाँ से आप दोनों साइड खाना दे सकते हैं, और दोनों पशुओं का मुंह आपस में आमने सामने होता है। और टेल टू टेल सिस्टम में दोनों बाहर की तरफ, पशुशाला के दोनों बाहर की तरफ नाद होता है, और बीच में एक कॉमन स्पेस होता है जहाँ से कि आप उस गाय के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दोनों विधि की अपनी विशेषता है और कुछ न कुछ अवगुण है, लेकिन टेल टू टेल सिस्टम में थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो पशुओं के लिए ज़्यादा स्वस्थ है, क्योंकि बाहर से स्वस्थ हवा दोनों साइड के पशुओं को मिलता है। पशुपालन के लिए दूसरी जो मुख्य बात है वह है चारा प्रबंधन। पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा खिलाएं। सालों भर हरा चारा खिलाने के लिए चारा प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। पशुओं को हरा चारा खिलाने के लिए फसल चक्र प्रणाली को अपनाएं। ऐसे चारा का इंतजाम करें जो सालों भर उपलब्ध रहे। कुछ चारा जो सालों भर नहीं मिलते हैं, जैसे मक्का, जनेई, इन सबको एक चक्र के रूप में उगाएं, जिससे कि सालों भर चारा पशुओं को उपलब्ध होता रहे। पशुशाला के निर्माण में आपको 2-3 चीज़ों पर आवश्यक ध्यान देने की बात है। अगर आपके पास पूंजी है, आप मार्केट से लोन लेके अगर या बैंक से लोन के माध्यम से काम करना चाहते हैं, तो पक्की पशुशाला का निर्माण करें। और अगर आप छोटे पैमाने पर गाय पालन करना चाहते हैं, तो कच्चा पशुशाला का भी निर्माण कर सकते हैं। और इसके लिए आपको उचित सलाह आसपास के जो लोग डेयरी से व्यवसाय से जुड़े हैं, या जो जितने भी संस्थान हैं जहां से आप इसकी सलाह लेकर आप अपने पशुशाला का निर्माण कर सकते हैं।
उसके बाद प्रबंधन में सबसे पहले खाने पीने के प्रबंधन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप एक सफल पशुपालक या डेयरी संचालक तभी हो सकते हैं जब आपका प्रबंधन उचित होगा, और उस प्रबंधन में हरे चारे का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। आप अपने पशुओं के लिए सालों भर हरे चारे का प्रबंधन रखें। इसके लिए आपको फसल चक्र प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। आप ऐसे चारे का इस्तेमाल करें जिसमें से कुछ पेरिनियल ग्रासेज है जो सालों भर चलते रहते हैं, कुछ सीजनल ग्रासेस है जिसमें बरसीम है, जई है, मक्का है, ज्वार है। इन फसलों का आप रोटेशन सिस्टम में चक्र प्रणाली के अनुसार से आप इसकी व्यवस्था रखें ताकि आपके पशुओं को सालों भर हरा चारा मिल सके। इसके अलावा सूखे चारा का भी बहुत महत्व है, जैसे भूसा, दाना, कुट्टी। पशुओं को किस तरीके से चारा खिलाना सही होगा, ये जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। साथ ही साथ हरा चारा और सूखा भूसा, इन दोनों के अलावे दाना और इसका भी काफ़ी महत्व है। और इसके लिए आपको एक थंब रूल है कि आपको प्रति पशु 2.2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम पर आप उसको ड्राई मैटर बेसिस पर हम उसके आहार का कैलकुलेशन करते हैं। इसके अनुसार से एक वैसे पशु जो 10 से 12 किलो दूध करती है उसको 6 से 7 किलो सूखा चारा और प्रति 3 किलो दूध पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण की उसको आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ ही साथ 1 किलो से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन उसको उसके मेंटेनेंस के लिए दाना की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में हरा चारा है तो 12 किलोग्राम हरा चारा से 1 किलो कंसंट्रेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप सालों भर अपने पशुओं को हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण के साथ ही साथ आपके पशुओं के भोजन में ट्रेस मिनरल्स, जो कि हमारे सॉइल ही आजकल हम देखते हैं मिट्टी में पोषक तत्वों की कहीं ना कहीं कमी है, तो जो भी आप उससे आधारित, जो भी उससे उत्पादित पदार्थ आप खिलाते हैं पशुओं को, उसमें भी उन एलिमेंट्स की, उन तत्वों की कमी होती है। उसके लिए हम मिनरल मिक्सचर बाज़ार में उपलब्ध हैं कई कंपनियों के, जिसमें से जो अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर हो वो प्रति पशु 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन सालों भर अपने पशुओं को खिलाएं। और साथ ही साथ 25 से 30 ग्राम साधारण नमक अपने पशुओं को सालों भर दें। इससे पशुओं के शरीर में होने वाली जो आवश्यक तत्वों की कमी है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आपके पशु समय पर गर्म होंगे, गर्भावस्था धारण करेंगे। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है पशुपालकों की, इससे आपको कुछ हद तक निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। इसके बावजूद अगर आप हमारे पशुपालक गर्भधारण की समस्या, गर्भ में न आने की समस्या से ग्रसित होते हैं तो निकट के पशु चिकित्सालय या कोई संस्थान जो इससे जुड़े हैं वहां आप जाकर चिकित्सकों की सलाह पर उसकी चिकित्सा कराएं, क्योंकि डेयरी के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है नीम हकीम की है और झोला छाप डॉक्टरों की है, जो लोग कि गांव में, देहात में या शहरों में भी घूम घूम कर चिकित्सा करते हैं और उचित सलाह के अभाव में आपके पशुओं को, गर्भधारण की बात तो दूर, आपको हो सकता है अपने पशुओं से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस प्रकार आप उचित सलाह के आधार पर आप अपने पशुओं में जो खान पान प्रबंधन है इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। अब बारी आती है कि अपने पशुओं को बीमारी से कैसे बचाएं। पशुओं में मुख्य तौर पर पाए जाने वाले बीमारी BQ, अखरिया, जिसे गलघोटू के नाम से भी जाना जाता है, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए पशुओं को समय पर टीका लगवाएं, जो कि बाजार में उपलब्ध है। पशुओं को मई महीने में ही HSBQ का टीका लगवाना उचित होगा ताकि बरसात में होने वाली बीमारियों से आपके पशु बच सकें। या अपने पशुओं को टीका लगवाने के लिए नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पशु को कौन कौन से टीके लगवाने हैं। तो किसी भी बीमारी से बचने के लिए उसका टीका लगवाने की व्यवस्था करें। और कुछ जो खास करके बरसात ऋतु के पहले कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा होती हैं और जिससे आप अपने पशुओं को व्यवस्था के रूप में केवल टीकाकरण करा के इन बीमारियों से बचा सकते हैं। उसमें प्रमुख है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोटू, जिसे देहाती भाषा में लोग अखड़िया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी है लंगड़ी या BQ, ब्लैक क्वार्टर। ये दोनों एक बैक्टीरिया या जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है जिसका कि
टीका बाजार में उपलब्ध है और कंबाइंड टीका उपलब्ध है HSBQ, और ये टीका मई माह से लगवाना शुरू कर दें। ऐसे बिहार सरकार के द्वारा भी आजकल समय समय पर बरसात के पूर्व और 1 दिसंबर माह में फुट एंड माउथ डिजीज या खुरहा भजा इस टीका की व्यवस्था की जाती है। उसका भी लाभ आप पशुपालक अपने निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क कर, प्रखंडों से संपर्क कर और अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस टीका का लगवाना सुनिश्चित कर लें, ताकि आपके पशु खास करके बरसात में होने वाली HSBQ और एंथ्रैक्स, इसी प्रकार कुछ और बीमारियां हैं जिनका कि टीका बाजार में उपलब्ध है, तो उसके माध्यम से आप अपने पशुओं को टीका लगवाकर इन बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जो पशुशाला के स्वच्छता से जुड़ी हुई है, जैसे छेरा, चमोकन या टिक्स। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए पशुओं को साफ रखें, साथ ही साथ पशुशाला को भी साफ रखें। और इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं जो जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। लेकिन कुछ और बीमारियां हैं जिनका कि आप प्रबंधन से उनको ठीक कर सकते हैं, जिसमें परजीवी से होने वाली बीमारियां हैं, जिसमें छेरा या आजकल जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है वो है चमोकन या टिक्स, एक्टोपैरासाइट की समस्या। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पशुशाला और पशुओं के शरीर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सारे पशुपालक पशुओं के शरीर पर तो वो जो बाह्य परजीवी नाशक दवाइयां हैं, जिसमें कई प्रकार की दवाइयां हैं, जिसमें पहले डेल्टामेथ्रिन नामक दवा आती थी, बुटॉक्स, लेकिन आजकल धीरे धीरे वो कारगर उतनी नहीं रह गई है, उससे रेसिस्टेंसी डेवलप हो गई है। तो आजकल साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, इस प्रकार की कई ऐसी दवाइयां हैं जिसका आप इस्तेमाल कर 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml देकर और पशुओं के शरीर को नियमित अंतराल पर इससे धोने से चमोकन या बाह्य परजीवी से आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसका छिड़काव अपने पशुशाला में भी करें, क्योंकि जो भी इस प्रकार की बाह्य परजीवी है, इनका प्रजनन जो चक्र है वो उसी पशुशाला के क्रैक्स में या जो छिद्र है वहाँ पूरा होता है। तो आपके पशुओं के शरीर पर से जितने भी चमोकन होंगे वो हट जाते हैं, लेकिन फिर पुनः उस पशुशाला से वो उसके शरीर पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप नियमित अंतराल पर अगर अपने पशुओं के शरीर पर बाह्य परजीवी नाशक दवा और साथ ही साथ क्रैक्स में या पशुशाला में छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से बाह्य परजीवी से आप बच सकते हैं। अंतः परजीवी जिसमें कई प्रकार की परजीवी है, उसके बचने के लिए बाजार में या पशुशाला में या पशु चिकित्सालय में भी एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, इस प्रकार की कई दवाइयां हैं जो उपलब्ध हैं। या तो आप साल में 2 बार, एक बरसात शुरू होने के पहले और एक बरसात खत्म होने के बाद, 2 बार अगर आप अपने पशुओं को 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर के अनुसार पर इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पशु परजीवी अंतः परजीवी रोग से होने वाले परेशानियों से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ समस्या है, जैसे थनैला की समस्या, वो एक आजकल खास समस्या बनते जा रही है, जो कि आपके पशुओं को काफ़ी और नेशनल लेवल पर इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी बात है, थनैला या मास्टाइटिस रोग होने पर आप तुरंत चिकित्सक से सलाह से उसका इस्तेमाल करें। केवल झाड़ फूक या नीम हकीम के चक्कर में पड़कर या उचित चिकित्सा के अभाव में देखा जाता है कि पशुओं का थन, उससे दूध आना बंद हो जाता है, उसमें कड़ापन आ जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। वो टेम्पोररी लॉस की के बजाय वो परमानेंट वो छीमी उसका खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए आप 2-3 प्रकार का व्यवस्था रखें अपने पशुशाला में। एक, दूहने के समय से ही उस पर ध्यान देना आवश्यक है। दूहने के पहले निश्चित रूप से दूहने वाले का हाथ किसी प्रकार के कीटनाशक से या लाइफ बॉय साबुन से धुलवा लें। और दूहने की विधि पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसमें तेल का इस्तेमाल करें। और जो फुल हैंड मिल्किंग है, नकलिंग या जो हम लोग खींच के करते हैं, उसको फुल हैंड मिल्किंग अगर कराते हैं तो उससे भी पशुओं में थनैल होने की संभावना कम रहती है। लेकिन इसके बावजूद अगर थनैल का लक्षण आपके पशुओं में आए तो तुरंत ही निकट के पशु चिकित्सक से उचित सलाह लेकर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करें। और आजकल बाज़ार में कई प्रकार के थनैल रोग रोधक लेप बाज़ार में उपलब्ध हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी पूरी चिकित्सा होनी आवश्यक है।
और अगर संभव हो तो जो दूध जो खराब दूध निकल रहा है उसका कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करा के उसके पश्चात ही एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करें, जो जिससे कि आपके पशुओं में ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन कभी भी जैसे ही इनिशियल स्टेज में देखें उसी समय उसकी चिकित्सा करवाएं, अन्यथा वो टीट आपका खराब हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात, जब पशु बच्चा देती है तो उस समय पशु का पूरा दूध नहीं निकालें, क्योंकि इससे पशु के शरीर से सारा कैल्शियम निकल जाता है और पशु कमजोर हो जाती हैं। वैसी गायें जो ज़्यादा दूध करती हैं वो अपने गर्भावस्था के अंतिम दौरान में या प्रसव के तुरंत बाद उसमें शरीर में कैल्शियम की कमी होती है और उस कमी के चलते वो पशु एकाएक खड़ा नहीं होने की स्थिति में आ जाता है और लेट होने पर वो लैटरल रिकम्बेंसी में या लेट जाता है। और वैसी स्थिति में तत्काल आप उसमें चिकित्सक की सलाह पर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट की 300 से 450 ml उसके सिरा की विधि से या इंट्रावेनस माध्यम से उसको अगर हम कैल्शियम थेरेपी करते हैं तो वो तत्काल लाभ हो सकता है। लेकिन उससे बचाव के लिए एक दो सलाह है, जो कि आप अपने पशुओं जो ज़्यादा दूध देने वाली पशु है, 10 से 12-15 लीटर दूध करने वाली पशु है, बच्चा देने के पश्चात या प्रसव के पश्चात तुरंत ही उसका कंप्लीट मिल्किंग न करें, क्योंकि आप जो कोलेस्ट्रम या फेनुस उसके थन से निकालते हैं उसके पश्चात आपके कोलेस्ट्रम या फेनुस में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा में रहती है, जिसके चलते एकाएक शरीर से कैल्शियम की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप उसको 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके निकालें। और सबसे बड़ी बात है कि जो नवजात बछड़ा है उसको जन्म के बाद जितना जल्द हो सके 1 घंटा 2 घंटा के अंदर से जितना जल्द हो सके उसको उसके शरीर के उसके वजन का 1/10वां भाग के हिसाब से प्रतिदिन कोलेस्ट्रम का सेवन करने दें। जहाँ तक आज भी अभी भी सभी जगह भ्रांतियाँ हैं कि वो जो फेनुस है या कोलेस्ट्रम है वो गंदा दूध है, उसको दूह के फेंक दें। ये कदापि न करें, बच्चे को पीने दें और जहाँ तक इस्तेमाल हो सके स्वयं भी उसका सेवन करें। उसमें सारे पोषक तत्व नॉर्मल दूध की अपेक्षा 2 से 5 गुना ज़्यादा होता है। साथ ही साथ उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स या रोग प्रतिरोधक क्षमता वो उसके लिए भी भगवान के द्वारा बनाया गया है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम आप भी उसका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, उसको कभी भी फेंके नहीं। साथ ही साथ कुछ लोग गाय या भैंसों को उसको दूह के पिला देते हैं। इसके लिए भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी गाय या भैंस को उसके द्वारा उत्पादित तुरंत का कोलेस्ट्रम न पिलाएं, क्योंकि वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। क्योंकि जो जहाँ तक बड़े पशुओं में जो दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है उसको पचाने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी होती है, और अगर उसको आप पिला देंगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसमें हम जानते हैं कि गायों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें फर्मेंटेशन से प्रोटोजोआ बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है और उसको जैसे ही पीएच चेंज होता है वो मर जाते हैं और उसके पश्चात डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं हैं जिस पर कि आप अमल करके और साथ ही साथ इसके साथ खाने पीने का प्रबंधन, रोग प्रबंधन और मार्केटिंग, इन सब बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से पशुपालन व्यवसाय लाभकारी व्यवसाय रहेगा और आपके पशु भी स्वस्थ रहेंगे, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं वो भी खुशहाल रहेंगे। पशुपालक भाइयों, इन प्रमुख बातों पर आप ध्यान रखें तो निश्चित ही आप पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं।